अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैंपस डॉट पी के। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे और इन्जॉय भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज लास्ट डे है वीक का और इसके बाद आप लोगों का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट होगा जो कि पिछले चैप्टर से होगा। हमने लाइफ की वैरायटी के बारे में स्टडी किया। हमने वैसे वायरसेस को डिटेल से डिस्कस किया था, ठीक है, और एक असाइनमेंट आपको दी है, मैं उसका वेट करूंगा मंडे तक, ठीक है। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस को, जो कि बायो एनर्जेटिक्स का पहला पार्ट है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस बायो एनर्जेटिक्स का पहला पार्ट इस वजह से है क्योंकि जब तक फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, लाइट अब्जॉर्ब नहीं होगी, और लाइट अब्जॉर्ब होकर ग्लूकोज वगैरह में ये बॉन्ड्स में स्टोर नहीं होगी, तब तक आगे एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। और फोटोसिंथेसिस का जो पहला मेन जो फेज़ है वो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, और लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस के अंदर हम लोग फॉस्फोरिलेशन को स्टडी करते हैं। इसलिए आज का टॉपिक जो है वो फॉस्फोरिलेशन है। थोड़ा सा क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर है वो मैं बनवा देता हूँ, क्योंकि कल रह गया था स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। बच्चों का लिए रह गया था, तो आज इसके बारे में जनरल सा स्ट्रक्चर बता देता हूँ। क्लोरोफिल जो है ना, उसके दो पार्ट्स होते हैं। एक इसका पार्ट होता है हेड के कुछ कैरेक्टर्स आपको मैं बता देता हूँ, और दूसरा पार्ट होता है इसकी टेल। हेड को हम पोरफायरिन रिंग कहते हैं, पोरफायरिन रिंग, यानी हेड इसका स्ट्रेट नहीं है बल्कि रिंग की फॉर्म में है। उस रिंग का नाम है पोरफायरिन रिंग। अगर मैं बनाऊं तो ये एक रिंग है, ठीक है। सपोज मैं जनरल सा बना रहा हूँ, हम केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे, सो हमें इसके स्ट्रक्चर को एग्जैक्ट याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज़ पोरफायरिन रिंग। पोरफायरिन रिंग के अंदर क्या क्या होता है बच्चों? इट कंसिस्ट ऑफ मज़ीद 4 पायरोल रिंग्स, जो कि चारों कॉर्नर्स पे होते हैं। एक पैरोल रिंग ये है, एक पैरोल रिंग ये है, एक पैरोल रिंग ये है, और एक पैरोल रिंग ये है। इन चारों के दरमियान में मैग्नीशियम एटम है, तो सेंट्रल एटम के तौर पर मैग्नीशियम है। 4 पैरोल रिंग एंड अ सेंट्रल मैग्नीशियम। और ये जो पैरोल रिंग्स हैं, ये नाइट्रोजनस रिंग्स होते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग्स होते हैं। क्या आपको याद है आप लोगों ने स्ट्रक्चर के अंदर N4Mg पढ़ा? अगर मैं क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर फार्मूला ड्रॉ करूं, C55 H72, ठीक है, उसके बाद O5 N4Mg। ये जो हिस्सा है N4Mg, दिस इज बेसिकली द पार्ट ऑफ पोरफायरिन रिंग। N4, एक N इस पैरोल में है, एक N इस पैरोल में है, एक N इधर और एक N, यानी चारों पैरोल रिंग्स के अंदर एक एक N मौजूद है। एक N इसमें, एक इसमें और एक इसमें। चारों पैरोल रिंग्स के अंदर एक एक N मौजूद है, और इन चारों पैरोल रिंग्स के दरमियान में मैग्नीशियम एटम मौजूद है, ठीक है। ब्राइटनेस कम करवाएं यार इसकी, बच्चों को ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा लग रही है। फिर वैसे बेटे ब्राइटनेस ज़्यादा में मैं खूबसूरत ही लग रहा हूँ, आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? क्यों भाई? मैं तो ज़्यादा खूबसूरत लग रहा हूँ ना ब्राइटनेस ज़्यादा में, लेकिन बच्चों को नहीं नज़र आ रहा। अब ठीक हो गई है? चलें, कम हो गई बेटे। अब आप कहेंगे दोबारा बताएं, सो आप कहने से पहले ही मैं दोबारा बता देता हूँ। क्लोरोफिल के दो पार्ट्स हैं बच्चों, एक हेड है इतना, दिस इज द हेड। हेड जो है ना, इसको हम पोरफायरिन रिंग कहते हैं। बेसिकली यही लाइट को अब्जॉर्ब करता है, यही लाइट को अब्जॉर्ब करता है। इट इज लाइट अब्जॉर्बिंग, ठीक है, ये लाइट को अब्जॉर्ब करता है। और एक और बात याद करें कि ये हाइड्रोफिलिक होता है, फ्लैट होता है, स्क्वायर होता है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फ्लैट है,
स्क्वेयर है, लाइट अब्जॉर्बिंग है, प्लस हाइड्रोफिलिक भी है, हाइड्रोफिलिक है। ठीक है जी। और इसके अंदर मजीद 4 पैरोल रिंग्स होते हैं जो मैंने आपको बताए, 1 2 3 4, चारों नाइट्रोजनस रिंग्स हैं जिनको हम पैरोल रिंग्स कहते हैं। ठीक है जी, पैरोल रिंग्स हैं 4 और दरमियान में सेंट्रल मैग्नीशियम एटम है। इसके साथ इसके किसी एक पैरोल रिंग के साथ, किसी एक पैरोल रिंग के साथ टेल अटैच होती है। स्टूडेंट दिस इज द टेल, ये किसी एक पैरोल रिंग के साथ अटैच है। दिस टाइम ये इस वाले पैरोल रिंग के साथ अटैच हुई हुई है, सो इसको हम टेल का नाम देते हैं। टेल के बारे में याद रखें, टेल इज नॉट लाइट अब्जॉर्बिंग, टेल इज हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक है टेल। हाइड्रोफोबिक के साथ साथ ये फाइटोल कहलाती है, फाइटोल। ये यहीं पे ना लिखें, इसके नीचे लिख लें ताकि आपको ज़्यादा आसानी हो। फाइटोल, और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C20H39 है। ये हाइड्रोकार्बन की टेल बनी हुई है, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन टेल है, यानी इसकी जो केमिकल नेचर है वो हाइड्रोकार्बन है। और ये टेल, इस टेल के ज़रिए क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेड हुआ हुआ। मीन अगर ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है तो उसके अंदर क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल टेल के ज़रिए एम्बेड हुआ होगा, टेल के ज़रिए एम्बेड हुआ होता है। तो ये बात आपने याद रखनी कि दिस टेल इज़ इन्वॉल्व इन द आहो, ठीक है, यानी इस टेल के ज़रिए जो क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल है वो मेम्ब्रेन के अंदर, सबको पता है कि क्लोरोफिल कहाँ होता है, तो याद रखें क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में होते हैं, उसके अंदर एम्बेड होंगे विद द हेल्प ऑफ दिस टेल। और फार्मूला आपको बता दिया और ये सारी चीज़ें आपको बता दी, ठीक है। ये लॉन्ग है इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ये एंकरिंग है। इस एंकरिंग का मतलब आपको मैंने बता दिया। जिस तरह प्लांट को जड़ें एंकर करती हैं, ऐसे क्लोरोफिल को टेल एंकर करती है। अब आप बता दें एंकर का मतलब आसान लफ्ज़ों में, आपने क्या पढ़ा हुआ है? अगर प्लांट्स को जड़ें एंकर करती हैं, फंजाई को हाइफी एंकर करता है, तो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल को उसकी टेल एंकर करती है। सो नाउ आई आस्क यू टू टेल मी द मीनिंग ऑफ एंकर। ठीक है, एक तो वो टीवी पे एंकर आते हैं ना, ये वाला एंकर नहीं है, तो एंकर बता दें मुझे जल्दी से। हाँ जी, एंकर का मतलब क्या है सर? अब होल्ड करना, फिक्स करना, ठीक है, एम्बेड करना। तो ये बच्चों हो गया क्लोरोफिल के बारे में, हेड और टेल। काम इसका क्या है? लाइट को अब्जॉर्ब करना, वो मैंने बता दिया कौन सी लाइट को अब्जॉर्ब करता है और क्यों लाइट को अब्जॉर्ब करता है। अब हम चलते हैं फोटोसिंथेसिस की तरफ। फोटोसिंथेसिस के स्टूडेंट्स दो फेजेस होती हैं, सबको पता है। पहली फेज का नाम है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, जिसके अंदर लाइट डायरेक्टली इस्तेमाल होती है, ठीक है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। इसका मतलब है इसमें लाइट डायरेक्टली इस्तेमाल होती है। और दूसरी फेज इसकी होती है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। इसका मतलब ये नहीं है कि ये लाइट के ये डार्क में होती है, इसका मतलब ये नहीं है। हम इसको लाइट रिएक्शन भी कहते हैं शॉर्टकट में, और इसको डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि ये डार्क में होता है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर लाइट इस्तेमाल नहीं होती डायरेक्टली। बनाना क्या है जी? हमने लाइट रिएक्शन के नतीजे में दो चीज़ें बनानी है। नंबर 1 ATP बनानी है, नंबर 2 NADPH बनाना है। ATP के बारे में MCQs याद रखें। ATP क्या काम करेगी? लेक्स रिएक्शन के अंदर ये एसिमिलेटरी पावर है, इसकी एनर्जी इस्तेमाल होती है, एसिमिलेटरी पावर है ये। तो सारे लोग ये MCQs लिखते चले जाएं। NADPH का क्या काम है? ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में क्यों बना? वो कहता है ना, पता नहीं एक फार्मूला है, नारा एक, मुझे क्यों निकाला, तो मुझे क्यों बनाया। NADPH कहेगा मुझे क्यों बनाया? आपको बनाया इसलिए ताकि आपके हाइड्रोजन्स को इस्तेमाल किया जाए फॉर रिडक्शन पर्पस, तो इट इज़ रिड्यूसिंग पावर। तो बड़े मशहूर MCQs हैं कि कौन एसिमिलेटरी पावर है और कौन रिड्यूसिंग पावर है। तो कमेंट कर दें ताकि आपको याद
याद हो जाए कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में कमेंट ये करना है एटीपी इज एसिमिलेटरी पावर एंड NADPH इज द रिड्यूसिंग पावर। हाउ इट इज रिड्यूसिंग? इट कैन लॉस या इट कैन डोनेट हाइड्रोजन फॉर द रिडक्शन ऑफ अदर मॉलिक्यूल। जब जो दूसरे की रिडक्शन करवाए उसको हम रिड्यूसिंग पावर कहते हैं। इन दोनों की पावर्स को यूज करके लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन के नतीजे में शुगर बनती है, और शुगर बनने के लिए कार्बन को फिक्स किया जाता है जो कार्बन डाइऑक्साइड में होगी, और कार्बन फिक्स करके शुगर बनाई जाती है, और उसके अंदर ये दोनों पावर्स इस्तेमाल होंगी, एक्यूमुलेटरी पावर भी इस्तेमाल होगी और रिड्यूसिंग पावर भी इस्तेमाल होगी। तो अब हम देखते हैं कि ये किस तरह से चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। आज का जो मेन टॉपिक होगा वी विल मैन्युफैक्चर, हम इस लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन की फैक्ट्री में दो चीज़ें बनाएंगे बच्चों। एक हम ATP बनाएंगे आज और एक हम NADPH बनाएंगे आज। ये दोनों चीज़ें बनेंगी तो मज़ा आएगा आज। चलें बना के चेक करते हैं। इसको बनाने से पहले याद रख लें कि जो पावर है ये पावर आती कहाँ से है? ये पावर सन से आती है, सूरज से आती है, और सूरज से ये पावर एब्जॉर्ब करने के लिए पिगमेंट्स की ज़रूरत होती है। और वो पिगमेंट्स कहाँ होते हैं? अगर मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूं तो स्टूडेंट्स, ये क्लोरोप्लास्ट बनाया था मैंने लास्ट टाइम जब सेल बायोलॉजी पढ़ाई। ये इसका थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है। इस थैलाकॉइड मेम्ब्रेन का इतना सा हिस्सा अगर मैं बड़ा करके दिखाऊं आपको, इस हिस्से के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा पिगमेंट्स नज़र आएंगे और वो पिगमेंट्स जो हैं क्लस्टर्स की फॉर्म में होंगे, जिनको इस तरह से आपकी बुक में मेंशन किया गया है। ये क्लस्टर है पिगमेंट का, मेम्ब्रेन के अंदर फिट हुआ है। ये क्लोरोफिल्स और दूसरे पिगमेंट्स के मॉलिक्यूल्स हैं। दिस इज़ द फोटो सिस्टम। टेढ़ा ना बनाए, इसको सीधा बना लें, थोड़ा सा इसको सीधा करें ताकि ज़्यादा समझने में आसानी हो। तो डॉक्टरों, ये है पिगमेंट्स के मॉलिक्यूल, इनमें क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स भी हैं और दूसरे मॉलिक्यूल भी हैं। ऑल पिगमेंट्स आर क्लस्टर्ड इन द फॉर्म ऑफ फोटो सिस्टम। ये फोटो सिस्टम है। इस फोटो सिस्टम को पहचानने की सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? फोटो सिस्टम सिंथेसिस नहीं, इसमें पिगमेंट के मॉलिक्यूल्स का गुच्छा बना हुआ है। ये सारे पिगमेंट के मॉलिक्यूल्स हैं। इन मॉलिक्यूल्स को हमने क्यों यहाँ पे स्टडी करना? बिकॉज दे एब्जॉर्ब लाइट। इनके ऊपर जो लाइट पड़ती है, ये लाइट फोटॉन्स की फॉर्म में इनके ऊपर पड़ती है, दे एब्जॉर्ब। अब इस फोटो सिस्टम के जो पार्ट्स हैं, देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ फोटो सिस्टम, 2 मेन पार्ट्स। नंबर 1 एंटीना कॉम्प्लेक्स। ये वो पार्ट होता है जो लाइट को गैदर करता है। ये सारा एंटीना कॉम्प्लेक्स है। ये मॉलिक्यूल, ये सारे मॉलिक्यूल एंटीना कॉम्प्लेक्स हैं। इस एंटीना कॉम्प्लेक्स के अंदर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स, तमाम किस्म के पिगमेंट्स होंगे फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। फॉर एग्जाम्पल, ये वाले मॉलिक्यूल एंटीना कॉम्प्लेक्स के हैं। ये सारे मॉलिक्यूल एंटीना कॉम्प्लेक्स के हैं। इधर वाले, ये इधर से भी जो लाइट पड़ रही है अब्जॉर्ब कर रहे हैं, जो इधर से लाइट पड़ रही है वो अब्जॉर्ब कर रहे हैं। सो इनका काम है लाइट को गैदर करना। उसके बाद दूसरा इसका पार्ट है रिएक्शन सेंटर। ये मेन पार्ट है। इसके अंदर 2 चीजें हैं। पिगमेंट्स में इसके अंदर सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है क्लोरोफिल का, ओनली 1 or 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफिल है, और साथ में इसके पास प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। अब ये क्या काम करेगा अभी आपको बताते हैं। ये लेने, ये सारी लाइट ऐसे डाइवर्ट होगी टुवर्ड्स रिएक्शन सेंटर। ये हिस्सा रिएक्शन सेंटर है जिसके 2 कंपोनेंट्स हैं। ये देखें, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं बच्चों, दिस इज द रिएक्शन सेंटर। इस रिएक्शन सेंटर की खास बात क्या है? इसमें 2 चीजें हैं। एक ये है, दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए। इस क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल ने चारों तरफ से लाइट को अब्जॉर्ब करना है। कल ही बता दिया था मैंने कि
क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स अपनी लाइट को अब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल ए के हवाले करते हैं। सो दिस इज द मेन क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल जो इस फोटो सिस्टम के रिएक्शन सेंटर का हिस्सा है और ये चारों तरफ से लाइट को गैदर कर लेगा। सो सारी लाइट एनर्जी इस क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल के पास आ गई जो रिएक्शन सेंटर का हिस्सा है। मेन एंटीना जो है ना, ये जिस तरह छतों पे एंटीने जो लगे होते हैं सिग्नल्स को कैच कर रहे होते हैं, वो सारे सिग्नल्स कैच होकर टीवी में आते हैं। तो ये सारे सिग्नल तो नहीं है, लाइट है, वो कैच होकर इस मेन क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल में आएगी विच इज द पार्ट ऑफ रिएक्शन सेंटर। अब इतनी लाइट अब्जॉर्ब हो गई है, इतनी ज्यादा लाइट, हमारी जेब में ज्यादा पैसे आते हैं ना, हम लोग हवाओं में छलांगे मारते हैं, हवाओं में उड़ते हैं। इतनी ज्यादा लाइट अब्जॉर्ब करने के बाद इसके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होंगे और ये जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे उनको प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर गेन कर लेगा। ये क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल है विच इज द पार्ट ऑफ रिएक्शन सेंटर, और ये क्लोरोफिल ए, ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। इतनी ज्यादा लाइट चारों तरफ से अब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास आ जाएंगे और यहां से कहां जाएंगे वो हमें फॉस्फोरिलेशन में पता चलेगा। ठीक है, चलें जी। तो इतनी बात क्लियर हो गई सबको। यहां पे टाइप्स भी हैं फोटो सिस्टम की, पार्ट्स के अलावा 2 टाइप्स भी हैं। टाइप्स का नाम है PS1 और दूसरी टाइप है PS2। PS1 700 P700 कहलाती है बिकॉज ये मैक्सिमम 700 की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं। डिपेंड करता है कि यहाँ पे क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल कौन सा है। अगर तो इस क्लोरोफिल ए की मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन 700 तक की है तो फोटो सिस्टम का नाम 700 है। अगर 680 तक की है तो मैक्सिमम 680 एब्जॉर्ब करेगा, इसका नाम P680 हो जाएगा और उसकी टाइप नंबर 2 है, PS2 है। तो फोटो सिस्टम का काम सिर्फ क्या हुआ, 2 काम, लाइट को एंटीने की मदद से गैदर करना, एब्जॉर्ब करना और किसके हवाले करना, रिएक्शन सेंटर के अंदर मौजूद क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल्स के हवाले करना। इसका मतलब व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एंटीना कॉम्प्लेक्स एंड रिएक्शन सेंटर। एंटीना कॉम्प्लेक्स में ज्यादा तरह के पिगमेंट्स हैं, तकरीबन हर तरह का पिगमेंट मौजूद है, लेकिन रिएक्शन सेंटर में सिर्फ क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल है और किसी भी टाइप का पिगमेंट रिएक्शन सेंटर में मौजूद नहीं होता। तो ये मैसेज करेंगे, इससे आपको 3-4 कमेंट्स जो है ना वो याद हो जाएंगे, बातें याद हो जाएंगी। सो मैसेज में रिएक्शन सेंटर कंटेन ओनली क्लोरोफिल ए पिगमेंट, जल्दी से, ठीक है। रिएक्शन सेंटर कंटेन्स ओनली क्लोरोफिल ए पिगमेंट, ठीक है, जल्दी से बच्चों। Now we are going to study phosphorylation. लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन का जो मेन मैकेनिज्म है एटीपी बनाने वाला, उसको हम फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। फॉस्फोराइलेशन कैसे होगी, ध्यान से आपने फोकस करना है। ले स्टूडेंट्स, अभी जो मैंने आपको बात बताई है कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बहुत हाई होगी। कैसे हाई है, उन्होंने एब्जॉर्ब की है। अब इस हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को ज़ाया होने नहीं देना, हमने इनको इस्तेमाल करके इनकी एनर्जी ले लेनी है, इनसे छीन लेनी है और उस एनर्जी को इस्तेमाल करके एटीपी बनाने हैं। तो एटीपी बनाने का जो अमल है वो केमियोस्मोसिस कहलाता है और उसमें जो प्रोसेस यूज होता है दैट इज कॉल्ड फॉस्फोरिलेशन। फॉस्फोरिलेशन की 2 टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 सबको पता है, नॉन साइक्लिक, ऐसा फॉस्फोरिलेशन का प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन नॉन साइक्लिक मैनर में फ्लो करते हैं वो नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन है, और अगर इलेक्ट्रॉन साइक्लिक मैनर में फ्लो करें तो वो साइक्लिक है। तो इट्स ऑल अबाउट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हम इन इलेक्ट्रॉन्स, इसकी मिसाल ऐसे है जैसे कोई नया नया अमीर हुआ है, उसके पास काफ़ी ज़्यादा पैसे आए हैं तो उसके आसपास के लोगों की उसके ऊपर नज़र होती है कि क्यों ना
हम इसके पैसे हथिया लें, हम इसकी दौलत पे कब्ज़ा कर लें। तो इलेक्ट्रॉन्स को अभी नई नई एनर्जी मिली है, उनकी एनर्जी कहाँ से आई है? लाइट एनर्जी से आई है। तो हम चाहते हैं कि उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी पे कब्ज़ा कर लें और उनकी एनर्जी पे कब्ज़ा करके अपने लिए एटीपी तैयार करें। तो हेयर इज़ द मेन थीम कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन चाहता क्या है? लाइट एनर्जी अब्जॉर्ब हुई क्लोरोफिल ने की, उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गए इतनी ज़्यादा एनर्जी अब्जॉर्ब करके। तो जैसे ही इनकी नज़र पड़ी, एंजाइम्स वगैरह की नज़र पड़ी, ओए इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी है, तो क्यों ना इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को इनसे छीन कर कब्ज़ा करके उससे एटीपी बनाएं। तो अब हम चाहते हैं ये चेक करना कि कैसे बनेंगे। ठीक है, तो हम जा रहे हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर। सारे लोग क्लोरोप्लास्ट में चले जाएं। क्लोरोप्लास्ट में जब पहुंच जाएंगे तो आपको नज़र आएगा क्लोरोप्लास्ट के अंदर थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स का पूरा सिस्टम। हम थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में चले गए, हम इस मेम्ब्रेन के अंदर चले गए जिस मेम्ब्रेन ने इस्तेमाल होना है इस काम के अंदर, फॉस्फोरिलेशन के अंदर। तो अब इस मेम्ब्रेन के इतने से हिस्से को हम लोग एचडी में बना के देखेंगे कि इस मेम्ब्रेन के अंदर फोटो सिस्टम क्या पड़े हुए हैं। ठीक है, और वो क्या करेंगे। सर क्लोरोफिल है तो एंटीना में भी है, तो उधर यूटिलाइज नहीं हो सकती लाइट, क्लोरोफिल भी जी उधर नहीं होगी। वो सारी एनर्जी अपनी रिएक्शन सेंटर वाले क्लोरोफिल ए को देंगे। ठीक है, उनका काम ही एंटीने का है। सर फॉर 1 ग्लूकोज के लिए कितनी लाइट रिएक्शन होंगे? बेटे अभी समझ आ जाएगी आपको, जब ग्लूकोज बनेगा ना तब आपको वैल्यू ही पता चल जाएगी। अभी तो ग्लूकोज बना ही नहीं है, जब बनेगा तो पता चलेगा ना, इसलिए मैंने चीज़ें पेंडिंग छोड़ी हुई हैं। जैसे ग्लूकोज आपको बना के दिखाऊंगा ना, पहली बात तो यह ग्लूकोज बनता ही नहीं है, ये थ्योरी गलत है। ठीक है, वो ग्लूकोज क्यों होता है वो मैं बताऊंगा आपको। चलें खैर, हम इस थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में देखना चाहते हैं क्या क्या मौजूद है। तो हमें यहाँ सबसे पहले नज़र आते हैं फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम नंबर 2, ये फोटो सिस्टम जो है वो नंबर 2 है। ज़्यादा बड़ा बन गया, थोड़ा छोटा कर लें ताकि फोटो सिस्टम 1 की भी जगह आगे मौजूद रहे। बच्चों ये फोटो सिस्टम 2 है, इसके अंदर क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स लगा रहा हूँ मैं। ये क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स हैं और बाकी पिगमेंट के मॉलिक्यूल्स हैं। तो खूबसूरत से बनेंगे तो बहुत मज़ा आएगा, खूबसूरत नहीं बनेंगे तो मज़ा कम आएगा। लें बच्चों, दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ पिगमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन फोटो सिस्टम 2। तो दिस इज PS2, पुलिस स्टेशन नंबर 2। ओहो, और यहाँ पे थोड़ी देर के बाद मेम्ब्रेन के अंदर ही मौजूद होते हैं फोटो सिस्टम 1 में पिगमेंट के मॉलिक्यूल्स। दोनों सेम होते हैं, बस इनके अंदर जो क्लोरोफिल ए की मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन की पीक है उसका फ़र्क है। इसके अंदर हमने बनाए हैं स्टूडेंट्स वेरी ब्यूटीफुल डायग्राम्स। लें जी, ये आपके बन गए फोटो सिस्टम 1 के अंदर मौजूद पिगमेंट के मॉलिक्यूल्स। अब होने क्या जा रहा है, जितना ध्यान से देखेंगे उतना आप लोगों को मज़ा आएगा। ये फोटो सिस्टम 2 के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? फॉस्फोरिलेशन हम पहले नॉन साइक्लिक पढ़ने लगे हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन। वी वांट टू मैन्युफैक्चर ATP और NADPH। चले बनाते हैं। सबसे पहले क्या होगा, सुबह सुबह सूरज निकलेगा। बच्चों जब सूरज निकलेगा ना तो सूरज के फोटॉन्स लाइट के फोटॉन्स फोटो सिस्टम 2 के ऊपर पड़ेंगे। फोटो सिस्टम 2 के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, इस लाइट को जो है ना वो क्लोरोफिल का जो मेन मॉलिक्यूल है उस तक पहुंचा देंगे। दिस इज द मेन क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल, इसको P680 कह लें। ये मैक्सिमम 680 की लाइट को अब्जॉर्ब करता है। इस मॉलिक्यूल तक ये सारी लाइट पहुंचेगी। चारों तरफ से जो लाइट की एनर्जी है वो इसको मिलेगी। इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएंगे। इसके इलेक्ट्रॉन जो एक्साइट होंगे वो इसके ऊपर मौजूद प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को मिलेंगे। अब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो हैं
यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जानबूझ के लिखे जाते हैं ताकि बैलेंस रहे इक्वेशन, वो ख़राब ना हो। तो प्राइमरी एक्सेप्टर इन इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करेगा। ये काम करने के लिए मैं आपको बड़ी प्यारी हिंट देने लगा हूं। जब किसी चीज से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं ना, उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, और जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेता है उसकी रिडक्शन हो जाती है। तो इसकी ऑक्सीडेशन हो गई, यहाँ पे होल क्रिएट हो गया, दिस वन इज द होल, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की गुंजाइश क्रिएट हो गई। अब इसको P स्टैंड फॉर, बेटे P मीन फोटो सिस्टम। अब ये जो होल क्रिएट हुआ इसको फिल करना जरूरी है, जगह इसको फिल करने के लिए यही फोटोन का एक फोटोन की रेडिएशन वाटर पे पड़ेगी, वाटर स्प्लिट हो जाएगा। जब वाटर स्प्लिट होगा तो हम इसको कहेंगे कि ये वाटर की फोटोलाइसिस हो गई है। फोटो मीन लाइट और लाइसिस मीन ब्रेकडाउन। वाटर की ब्रेकडाउन से 3 चीजें पैदा होंगी बच्चों। नंबर 1 ऑक्सीजन पैदा होगी, नंबर 2 हाइड्रोजन आयंस पैदा होंगे, और नंबर 3 इलेक्ट्रॉन्स पैदा होंगे। ये बात हमेशा आप लोगों ने नहीं भूलनी। दीज इलेक्ट्रॉन्स विल फिल द होल ऑफ फोटो सिस्टम 2। ठीक है, PS2 पहले क्यों है बेटे? पहले नहीं है, अभी आप सारी समझ लें, आपको समझ आ जाएगा। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इतना ऊपर क्यों होता है बेटे? ऊपर नहीं होता, उसकी एनर्जी का लेवल ज्यादा होता है। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया, ये ऊपर नहीं होता। ये सब आपको समझाने के लिए मॉडल डायग्राम्स हैं। दिस इज द एनर्जी लेवल, ये एनर्जी लेवल है। जो प्राइमरी एक्सेप्टर होता है वो हाई एनर्जी लेवल पे होता है, मीन वो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है, तो उसका एनर्जी का लेवल ज्यादा होता है, इसलिए हम उसको ऊपर शो करते हैं। नहीं तो इससे पहले की जो डायग्राम बनाई थी, रिएक्शन सेंटर के अंदर ही दोनों चीजें मौजूद हैं, रिएक्शन सेंटर के अंदर ही दोनों चीजें मौजूद हैं। मेन क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल भी मौजूद है और प्राइमरी एक्सेप्टर। ये तो हमने इसलिए बनाया ताकि ये बता सकें कि इसका एनर्जी लेवल इतना हाई है, और क्लोरोफिल के इस मॉलिक्यूल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी लेवल इतना था। अब ये इतना एनर्जी लेवल इंक्रीज हुआ है, सो दे बिकम द पार्ट ऑफ प्राइमरी एक्सेप्टर। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एनर्जी लेवल। ये एनर्जी लेवल का कॉन्सेप्ट है। बल्कि अगर आप ध्यान से अपने बुक पे भी देखें तो साइड पे एनर्जी लेवल शो किया गया होगा। तो इस एरो का मतलब यह है कि इन इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी लेवल इंक्रीज कर रहा है, बिकॉज इन्होंने एनर्जी एब्जॉर्ब की है। जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उसका एनर्जी लेवल इंक्रीज कर जाएगा। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से इलेक्ट्रॉन्स आगे जाएंगे, और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैरियर्स आपकी बुक में बनाए गए हैं, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स और प्लास्टोसियानिन PC। इनके बाद इलेक्ट्रॉन्स नीचे पहुंचते हैं, इन तीनों से होते हुए इलेक्ट्रॉन्स नीचे पहुंचते हैं। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स नीचे पहुंचते हैं तो क्या होता है वो भी अभी आपको बताता हूं थोड़ी देर में। लेकिन नीचे पहुंचते पहुंचते इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी रिलीज हो जाती है। चेक करें, जब इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी लेवल पर थे तो इनका एनर्जी लेवल हाई था, जब ये दोबारा नीचे आ रहे हैं तो इनका एनर्जी लेवल अगेन लो हो चुका। सो एनर्जी लेवल हाई से लो तभी होगा जब ये एनर्जी को रिलीज कर देंगे। इस एनर्जी का इंतजार पहले ही ADP और फॉस्फेट कर रहे थे। ये रिएक्शन कब होगा? जब इनको एनर्जी मिलेगी। जैसे ही एनर्जी मिलती है दे क्विकली मेक बॉन्ड विद ईच अदर एंड फॉर्म ATP। हमारा पहला टारगेट कंप्लीट हो गया विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नंबर 1, पहली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब आप लोगों को मैं एक और मजे की बात बताता हूं कि PQ, साइटोक्रोम और PC ये सारे एक ही सीरीज में लगे होते हैं मेम्ब्रेन में, ऊपर नीचे नहीं होते। ठीक है, ऊपर नीचे नहीं होते। सो यहां पे कहां गए हम? यहां पे हमने ऊपर नीचे सिर्फ इसलिए बनाया ताकि आपको यह बता सके कि प्लास्टोक्विनोन की एनर्जी का लेवल हाई होता है, साइटोक्रोम की एनर्जी का लेवल उससे कम, और PC की एनर्जी का लेवल उससे कम होता है। तो ये सीरीज एनर्जी लेवल को शो करती है। एक्चुअल में मेम्ब्रेन में ये सारे एक ही सीरीज में लगे हुए होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स इससे PQ को मिलते हैं तो प्राइमरी एक्सेप्टर की रिडक्शन, सॉरी ऑक्सीडेशन, और PQ की रिडक्शन हो जाती है।
लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इससे इलेक्ट्रॉन अगले कैरियर पे जाते हैं, इसकी ऑक्सीडेशन और अगले की रिडक्शन हो जाती है। देन अगेन ऑक्सीडेशन रिडक्शन। सो ये ऐसा आसान काम नहीं है, हम कहते हैं जी ट्रांसफर हो गए, कैरी हो गए, ना 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 ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। इस काम के दौरान इनकी एनर्जी रिलीज होती है और इनकी एनर्जी को पिक करने के लिए ये दो चीजें पहले से तैयार बैठी हुई हैं। ठीक है, एनर्जी रिलीज, जी बेटे वही बता रहा हूं 3 मिनट से कि एनर्जी रिलीज हुई है। जब ये प्राइमरी एक्सेप्टर के पास इलेक्ट्रॉन थे तब इनकी एनर्जी का लेवल इतना था, जब ये नीचे पहुंच गए तब इनकी एनर्जी का लेवल इतना है। सो ये एनर्जी लेवल कम हुई है, इस एनर्जी रिलीज की वजह से आपके पास P और P का बॉन्ड बन जाएगा। ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है एंड यू हैव ATP, दिस इज द फॉस्फोरिलेशन। ठीक है, PS1 की एनर्जी ज्यादा होती है, PS2 के बराबर क्यों बनाया, ऊपर बना बेटे, ऊपर ही है, ध्यान से देखें, थोड़ा सा मैं दूर से देखूं, ऊपर ही है जी बेटे, ऊपर ही है। ठीक है जी, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन साइड बाय साइड। लें जी, अब मैं आपको एक और बात बताता हूं। जी स्कीम बेटे अभी ठहर जाए, इतना भी एडवांस ना हुआ करें, मुझे लेक्चर कंप्लीट करने दें, अभी तो जी बना भी नहीं है। ठीक है, वो भी एक लंबी स्टोरी है, जी वाली भी। खैर, जिस वक्त सूरज निकलता है सुबह तो कल ही फोटो सिस्टम 2 को लाइट मिलती है, 1 को नहीं मिलती। इसी से एक और क्वेश्चन क्लियर हुआ, एक बच्चा कह रहा था PS2 पहले क्यों बनाया। भाई दोनों चीजें इकट्ठी काम करती है, मैं ये तो एक इकट्ठा आप आपको समझा नहीं ना सकते, समझाते 1 बाय 1 है। सो इसके ऊपर भी एनर्जी लगती है, ये जो फोटॉन्स हैं इसके ऊपर भी पड़ते हैं, इसके ऊपर पड़ते हैं, तो इसके साथ भी वही काम होता है जो PS2 के साथ हुआ। सारी एनर्जी रिएक्शन सेंटर के मेन क्लोरोफिल A के मॉलिक्यूल को मिलती है जो P700 है यहाँ पे। ठीक है, मीन ये ज्यादा लाइट अब्सॉर्ब कर रहा है, 700 तक इसकी रेंज है। तो जब ये लाइट अब्सॉर्ब करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे, लो जी इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए और इसके अंदर जो मौजूद प्राइमरी एक्सेप्टर है उसको मिल गए, यहां भी होल क्रिएट हो गया। लो बच्चों, अब करवट देखते हैं, ऊंट देखते हैं किस करवट बैठता है। इसके भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गए और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने एक्सेप्ट कर लिया, यहां भी होल क्रिएट हो गया। इसके होल को फिल करने के लिए ये जो ऊपर से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे ये इस्तेमाल होंगे। अब आप इन दोनों को देखें एक साथ, 1 बाय 1 ना देखें, दोनों पे एक साथ लाइट पड़ी, एक साथ दोनों ने एक साथ लाइट को गैदर किया, अब्सॉर्ब किया, एक साथ दोनों के इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ी और वो एक्साइट हुए, एक साथ दोनों के प्राइमरी एक्सेप्टर ने इनको पिक किया, एक साथ ये वाले होल पैदा हुए, PS1 का होल और PS2 का, और इनको फिल भी तकरीबन एक ही साथ किया जाता है। ये काम बहुत क्विकली होता है। PS2 के होल को फिल करते हैं वो इलेक्ट्रॉन जो पानी से आ रहे हैं, और PS1 के होल को वो फिल करते हैं वो इलेक्ट्रॉन जो PS2 से आ रहे हैं। तो PS2 से इलेक्ट्रॉन्स का सफर PS1 तक इन कैरियर्स की मौजूदगी में होता है जो मेम्ब्रेन में ऐसे फिट हुए होते हैं। अगर आपको याद हो या ना याद हो, याद हो या ना याद हो, इस तरह से ये फिट हुए होते हैं। ये लिपिड बायलेयर की मेम्ब्रेन है, बीच में प्रोटीन वगैरह पड़ी होती है, तो ये प्रोटीनियस कैरियर्स होते हैं, प्रोटीन वगैरह होते हैं। ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं, इधर से इधर, लेकिन चूंकि एनर्जी लेवल का फर्क है सो हम इनको ऊपर नीचे बना रहे हैं, अदरवाइज दे आर प्रेजेंट इन द सीरीज, और ये सीरीज में थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर लगे हुए, और मेम्ब्रेन इसी तरह की होती है, बायलेयर बीच में प्रोटीन, और ये जो कैरियर्स है ये प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। ठीक है, सो चेंजेस आर टेकिंग प्लेस एट सेम टाइम। वाह क्या बात की है। PS1 के प्लेस पे हम PS2 नहीं बेटे, ये सीक्वेंस यही रहेगा, क्योंकि जब साइंसदानों ने रिसर्च की तो पता चला इसका नाम PS2 रखना चाहिए। वजह यह है कि ये पहले डिस्कवर हो गया, ये बुक की लाइन है, ये बुक की लाइन है कि PS1 पहले डिस्कवर हुआ था, ये बाद में डिस्कवर हुआ इसलिए PS1 है। ये वो वाली तरतीब नहीं है, इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे हैं। PS1 इसलिए PS1 है, ये पहले ऐजाद हो गया, साइंटिस्ट ने इसके बारे में पहले इंफॉर्मेशन हासिल की रिसर्च के दौरान, इसलिए PS1 इसको करार दिया। लो बच्चों, इस वक्त इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे मौजूद है, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ PS1,
अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन 2 स्टार्ट होगी, इसके आगे भी कैरियर्स लगे हुए हैं, और वो कैरियर्स कौन है? वो है एफडी, आयरन कंटेनिंग कैरियर है एफडी, फेरस जो है ना आयरन को बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स किसको देगा? यहाँ पे इधर ही एक एंजाइम लगा हुआ होगा, मेम्ब्रेन के अंदर भी एक एंजाइम फिट हुआ होगा जिसका नाम है NADP रिडक्टेज, NADP रिडक्टेज। ये वाला एंजाइम इसी मेम्ब्रेन में होगा। जैसे ही ये एंजाइम देखेगा कि एफडी के पास इलेक्ट्रॉन है, ये एंजाइम इससे इलेक्ट्रॉन्स लेके और ये वाले हाइड्रोजन लेके, ये हाइड्रोजन भी घूमते हुए यहां पहुंच जाएंगे, बिकॉज दिस इज परमिएबल फॉर हाइड्रोजन। ये NADP को किस में कन्वर्ट कर देगा? NADPH के अंदर। कैसे? बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड बाय गेनिंग हाइड्रोजन आइंस। तो हम इसको NADPH प्लस H लिख देते, लेकिन एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन दोनों को गेन करवाया जाएगा NADP में और NADPH बना दिया जाएगा। तो हमारा दूसरा टारगेट पूरा हो गया विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नंबर 2। तो चेन नंबर 1 में ATP बना, चेन नंबर 2 में NADPH बना। NADPH बनाने वाला एंजाइम NADP रिडक्टेज है, और यहां पे जो बीच में एंजाइम फिट हुआ होता है वो ATP सिंथेज होता है। इसके बारे में भी इंशाल्लाह भी आपको डिटेल बताऊंगा। ATP सिंथेज इसी मेम्ब्रेन में फिट हुआ है, वो इस ATP को बनाने में इन्वॉल्व है, और NADP रिडक्टेज इसी मेम्ब्रेन में मौजूद है और वो NADP को NADPH में कन्वर्ट कर रहा होता है। सर फोटो सिस्टम आर नेम्ड फॉर द यस, मेरा मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बाद इलेक्ट्रॉन ने अदर फोटो सिस्टम के बाद नहीं, ये इलेक्ट्रॉन NADPH के पास आ गए। ठीक है, तो हम मजीद पानी देंगे सुबह, पानी से मजीद इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, फोटो सिस्टम 2 में जाएंगे, फोटो सिस्टम के इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे, इधर आएंगे, फोटो सिस्टम 1 के इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, ये NADPH में चले जाएंगे। हम पानी देते चले जाएंगे और NADPH बनता चला जाएगा। पानी देना बंद किया तो यहां से इलेक्ट्रॉन इस होल को फिल नहीं करेंगे, सारी चीजें स्टॉप हो जाएंगी। तो ये आपके पानी के दिए हुए रीजन की वजह से इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन्स NADPH का हिस्सा बनती हैं। NADPH2 और NADPH में कोई बड़ा फर्क नहीं है। जब हम NADPH2 लिखते हैं ना, उससे मुराद NADPH प्लस हाइड्रोजन आइन होता है। NADPH2 कभी भी ठीक नहीं होता, ये बात हमेशा। वाटर बनता है, ला हौला वला कुव्वा, बेटे वाटर टूटता है, वाटर टूटता है, ये वाटर टूटता है तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, बनता क्या है? NADPH। सो आपके इलेक्ट्रॉन कहां गए? गुम नहीं, NADPH के अंदर चले गए। तो इलेक्ट्रॉन्स की फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? NADPH। ठीक है, तो हमेशा याद रखें NADPH2 नहीं होता, NADPH प्लस H लिखते हैं, हाइड्रोजन अलग उसके साथ शो करते हैं। ठीक है, वो आइंस की फॉर्म में होता है। इसलिए मैं बैटरी चेंज करवा देते हैं आपकी, और कोई क्वेश्चन करना तो आप मुझसे कर सकते हैं। अरे अब जिन बच्चों को क्लियर हो गया वो मैसेज कर दें क्लियर का। तकरीबन मैंने सारों के जवाब देने की कोशिश की है। सर बुक में NADPH2 है, बेटे मैंने बता दिया NADPH2 को एक्चुअल में ऐसे लिखते हैं, ये सही है। दिस इज द एक्चुअल मेथड ऑफ राइटिंग NADPH2। वो शॉर्टकट में NADPH2 लिख दिया होगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन असल तरीका ये है। ठीक है जी, बुक पे भी यही लिखा हुआ है, मैंने 2-3 जगह पे देखा है। नॉन साइक्लिक का मेन फंक्शन, जी मैंने पहले ही बता दिया था आपको इस बोर्ड से पहले कि 2 चीजें ही बनानी है, एक ATP बनाना है और एक NADPH बनाना है, वो हमने बना लिया। बारिश आता है तो ATP आता है, जी बिल्कुल, पानी आता है तो आता है। ठीक है, ले लें जी, स्क्रीनशॉट ले लें जिसने लेनी है। वाटर साथ बन भी रहा है बेटे, अगर आपकी आंखें काम कर रही हैं तो मुझे दिखा दें कहां पे वाटर बन रहा है। कभी बचपन में आपने वाटर बनाया हो?
कभी बचपन में फोटोसिंथेसिस में हमेशा वाटर इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। ले स्टूडेंट्स, अब आप लोगों के पास जो टारगेट था वो अचीव हो गया। टारगेट क्या था? एटीपी को बनाना और NADPH को बनाना। बच्चे इररिलेवेंट कमेंट्स ना करें, असाइनमेंट में एंड के बारे में एंड पे डिस्कशन करेंगे। अब हम देख लेते हैं कि अल्लाह भला करे आपका नॉन साइक्लिक फॉस्फोर रिलेशन तो खत्म हो गई। जी स्कीम बच्चों क्या होती है? कुछ लोग कहते हैं कि ये वाला जो मेथड है, ये जो फ्लो है इलेक्ट्रॉन का, ये जी की तरह है, सो इसलिए इसको जी स्कीम कहते हैं। इससे ज्यादा आप लोगों को भी कोई चीज याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलें, अब आप लोगों को एक मजे की कहानी सुनाते हैं। सम टाइम पौधे के अंदर ना एटीपी और NADPH की रेशो बिगड़ जाती है। एटीपी रेशो NADPH ये डिस्टर्ब हो जाती है। अभी एक ही एटीपी बना, एक ही NADPH बना, रेशो कायम है, रेशो जो है ना वो कायम है। सम टाइम ये रेशो खराब हो जाती है, एटीपी कम हो जाते हैं और NADPH बढ़ जाते हैं। रेशो बिगड़ती कैसे है? एटीपी की तादाद कम हो जाती है और NADPH की तादाद एटीपी के मुकाबले में इंक्रीज कर जाती है। हम इनको दोबारा बैलेंस करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? मैं अगर साइंसदान हूं तो मैं पता क्या करूंगा, जहां पे एटीपी बन रहा है ना उस मशीन को रोक दूं, और जहां क्या चाहिए, हाँ उल्टा हो गया, जहां पे NADPH बन रहा है ना उस मशीन को मैं रोक दूं, और जहां एटीपी बन रहा है उस मशीन को मैं ज्यादा तेज कर दूं, तो क्या होगा? एटीपी की जो तादाद है दोबारा बढ़ना शुरू हो जाएगी और बैलेंस आ जाएगा। प्रॉब्लम समझेंगे तो ये साइक्लिक समझ आएगा। सो अभी मैं आपको साइक्लिक समझाने की कोशिश कर रहा हूं। साइक्लिक का मतलब क्या है, साइकिल कैसे चलेगा, प्रॉब्लम समझें। सम टाइम प्लांट्स के अंदर एटीपी कम हो जाते हैं और NADPH बढ़ जाते हैं, तो हम चाहते हैं कि जो चीजें NADPH बना रही हैं, जो हमारे मजदूर NADPH पे काम कर रहे हैं, वो भी कहाँ आ जाएं? एटीपी में काम करें, ताकि सारा फोकस एटीपी पे हो। ये काम कैसे होगा? आपको मैंने फीडबैक इनहिबिशन पढ़ाया था एंजाइम वाले में। जब NADPH बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ये अपने ही एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, अपने ही एंजाइम को। इसको हमने कहा था नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिशन, फीडबैक इनहिबिशन। ये NADP रिडक्टेज इसी NADPH के कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से, जब इसी कंसंट्रेशन बहुत हाई हो जाती है, ये समझो NADPH है, तो ये NADPH जाते हैं और NADP रिडक्टेज को इनहिबिट कर देते हैं। क्रॉस लगाने का मतलब क्या है? इनहिबिट। अब जब ये इनहिबिट हो गया तो क्या होगा? फेरोडॉक्सिन के इलेक्ट्रॉन्स NADP रिडक्टेज एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। सो ये क्या क्वेश्चन है सर? इस तरह तो PS1 में होल जनरेट ही नहीं आना, होगा थोड़ी देर के लिए लेकिन परमानेंट नहीं, वो फौरन से फिल हो जाएगा। सही कह रहे हैं, फौरन फिल हो जाएगा, ठीक है। सो हम क्या करेंगे? हम NADP रिडक्टेज को इनएक्टिवेट करवाएंगे, इनहिबिट। अगर एंजाइम याद हो, ये एंजाइम है तो इसको इनहिबिट करेंगे, ये काम करना छोड़ देगा। बेटे लाइट प्रिवेंट करके, बेटे अपनी साइंस है ना हमारे, पहले समझ लें, ठीक है। अब FD के इलेक्ट्रॉन्स ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो FD के इलेक्ट्रॉन्स वापस आएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नंबर 1 के पास। FD से इलेक्ट्रॉन वापस आएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नंबर 1 में। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स इनके इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करेगा। आ जाओ बच्चों, और इन इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करके दोबारा इलेक्ट्रॉन PC पे आएंगे, PC से PS1 में, यहां से ऊपर जाएंगे, ये फिर से लाइट अब्सॉर्ब करेगा, फिर ये इधर आएंगे, फिर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डाउन, फिर लाइट अब्सॉर्ब होगी, इलेक्ट्रॉन एनर्जी हाई होगी, इनकी एनर्जी फिर से नीचे लो होगी, लो होके आप सिर्फ ATP बनेंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नंबर 1 में जस्ट ATP बनते हैं, जस्ट ATP। ADP प्लस फॉस्फेट इज इक्वल टू जस्ट ATP। तो बच्चों ये आप लोगों का जो तरीका है, ये तरीका सिर्फ साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन का है। ध्यान से सुने, लाइट अब्सॉर्ब हुई, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, एनर्जी गेन करके इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी लूज की, वो एनर्जी ATP बनाने में इस्तेमाल हुई, फिर मजीद एनर्जी अब्सॉर्ब की, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए,
इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लूज हुई, रिलीज हुई, एटीपी बने, फिर से फोटॉन्स अब्सॉर्ब किए। सो ये साइक्लिक मैनर के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो करते चले जा रहे हैं। प्राइमरी से एफडी, एफडी से बजाय एनएडीपी रिडक्टेज को मिलते किसको मिल रहे हैं, ये इसके साथ अट्रैक्शन डेवलप कर रहा है, ये इनहिबिट हो गया और इनकी एक्टिवेशन तेज हो गई ऑटोमेटिकली। ये अल्लाह ताला ने सिस्टम लगाए में है, ठीक है, हमने इतना ही पढ़ना, इतना आपके एंट्री टेस्ट के वाले से इंपॉर्टेंट है। सो ये साइक्लिक मैनर में हमारे पास मैक्सिमम एटीपी जनरेट होंगे और जो इसका बैलेंस है वो दोबारा से बरकरार हो जाएगा, यानी एटीपी की तादाद बढ़ जाएगी और जैसे ही एटीपी नॉर्मल तादाद में आ जाएंगे तो ये साइक्लिक दोबारा से नॉन साइक्लिक हो जाएगा। अच्छा जी सर, बुक पे साइटोक्रोम से साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन स्टार्ट होता है, मैंने पढ़ा था पहले पीक्यू के पास जाते हैं। नहीं बेटे, साइटोक्रोम के पास ही जाते हैं, ठीक है। आप बेशक जो मर्जी पढ़ते रहें, एंटी टेस्ट में बुक के मुताबिक चेकिंग होती है। सर एटीपी की प्रोडक्शन के दौरान एनएडीपीएच बिल्कुल जी बिल्कुल रुक जाएगा। इनहिबिट का मतलब रुक जाएगा। सर आगे एनएडीपीएच ज्यादा चाहिए तो फिर ये दोबारा साइक्लिक से नॉन साइक्लिक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डिफरेंसेस क्या हुए फिर, दोनों ही ज्यादा हो जाएं। बेटे दोनों ज्यादा क्यों होंगी, पागल है आप, कभी भी चीजें ज्यादा नहीं होती, दोनों ज्यादा नहीं होती। हर चीज में फिजिक्स ना ठोका करें, ठीक है। जिस तरह प्रेशर कम कर दिया, वॉल्यूम बढ़ा दी, ये नेचुरल चीजें हैं, ठीक है, ये नेचुरल चीजें हैं। ले स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू कंपेयर नॉन साइक्लिक विद साइक्लिक। एक एमसीक्यू के तहत इनको कंपेयर करते हैं, नॉन साइक्लिक वर्सेस साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन। नॉन साइक्लिक में दोनों पीएस यूज होते हैं, PS2 एंड PS1। साइक्लिक में सिर्फ यूज होता है PS1। नॉन साइक्लिक के अंदर दोनों चीजें बनती हैं, एटीपी भी बनता है और NADPH भी बनता है। साइक्लिक में सिर्फ और सिर्फ एटीपी बनता है। नॉन साइक्लिक के अंदर और आप लोग क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन्स होती हैं, बोथ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और यहां पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन काम कर रही होती है। तो आप इसको जो है ना कंपैरिजन के मेथड के तहत लिख सकते हैं ताकि आपको एमसीक्यूज जो है ना वो याद हो जाए और कोई जो है ना वो आपके सामने प्रॉब्लम बाकी ना रहे। ठीक है। नॉन साइक्लिक में तो फिर एटीपी भी बन जाएगा, जी बिल्कुल बन जाएगा, जब जरूरत होगी तो बन जाएगा। जब तक साइक्लिक चलेगा तब तक एटीपी, सिर्फ एटीपी बनेगा, और जब तक नॉन साइक्लिक होगा तब एटीपी और NADPH दोनों बनेंगे, दोनों बनेंगे। ठीक है, इज इट क्लियर? हाँ जी बच्चों मैसेज करो, इज इट क्लियर? हाँ जी। यहां पे एक और बात लिख सकते हैं, फोटोलाइसिस। नॉन साइक्लिक में फोटोलाइसिस होगी ताकि उसके इलेक्ट्रॉन यूज हुए, और इसमें कोई फोटोलाइसिस नहीं होगी। साइक्लिक के अंदर कोई फोटोलाइसिस नहीं होगी। और उसके अलावा आप लिख सकते हैं इसके इलेक्ट्रॉन दोबारा इस्तेमाल हो रहे हैं, और नॉन साइक्लिक के 1 टाइम इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल होके वो NADPH का हिस्सा बन जाते हैं। एक और चीज आप लोगों ने बताना है, नॉन साइक्लिक और साइक्लिक में से किस में ऑक्सीजन रिलीज होगी और किस में ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी। ये वाली जो फोटोलाइसिस में रिलीज होती है, ये वही ऑक्सीजन है जो फोटोसिंथेसिस में हम कहते हैं कि पौधे बाहर फेंक रहे हैं। तो ये ऑक्सीजन साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में से किस में रिलीज होगी, किस में रिलीज नहीं, ये मैं एमसीक्यूज के हवाले से बता रहा हूं आपको। हाँ जी, ऑक्सीजन किस में रिलीज होगी और किस में रिलीज नहीं होगी, बताओ जल्दी से। शाबाश। FLP का सिलेबस, वायरस, उसका स्ट्रक्चर, एड्स, बैक्टीरियोफेज वगैरह वगैरह। सर अगर NADPH ज्यादा चाहो तो फिर नॉन साइक्लिक तो एक बार बेटे NADPH बहुत है, पानी ज्यादा देंगे वो ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा। नॉन साइक्लिक में ऑक्सीजन रिलीज होगी, वेरी गुड, शाबाश। साइक्लिक में ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी बिकॉज फोटोलाइसिस ही नहीं हो रही।
लें जी, यहाँ तक हम इस बात को एंड करते हैं। इसके रिलेटेड कितने एमसीक्यूज थे वो मैंने बताने की कोशिश की है। सॉल्व करवा दें या वैसे बता दें, आप जब प्रैक्टिस करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा। अब इंशाल्लाह हम मिलेंगे कल तो, और बल्कि परसों आपकी असाइनमेंट भी होगी। और जो सिलेबस है मैं लिख देता हूँ, वायरसेस और उससे रिलेटेड जो कुछ भी है, ठीक है, उसकी टाइप्स, उसका स्ट्रक्चर, एड्स, बैक्टीरियोफेज, ठीक है, ये सारा कुछ जो मैंने पढ़ाया वायरस के बारे में वो आपके टेस्ट में शामिल होगा। सो सी यू ऑन मंडे। रिव्यूज़ दिया करें लाजमी, ताकि हमारी भी थोड़ी हौसला अफजाई हो। अल्लाह हाफिज़।